नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र कुमार मौज एनआरआई टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस शो में हमारे मेहमान एक ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो पिछले ही साल अबू धाबी में शिफ्ट हुई हैं और ये अबू धाबी के वीएलसीसी के खलीदिया ब्रांच में डाइटिशियन के तौर पे काम कर रही हैं। तो चलिए मैं बिना समय गवाए आपको मिलवाता हूं डॉक्टर शालिनी से और जानते हैं उनके इंडिया से अबू धाबी तक के सफ़र के बारे में और बातें करते हैं अबू धाबी में रहते हुए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन किया जाए। डॉक्टर शालिनी, मौज एनआरआई टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस शो में भाग ले रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ताकि मैं यहाँ आऊँ आपसे बात। चलिए डॉक्टर शालिनी, हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएंगे कि आप इंडिया में कहाँ से रहने वाली हैं और आपने क्या शिक्षा प्राप्त की है? जी, तो मैं इंडिया में बिहार से हूँ, बिहार के सोनपुर से। और मैं जो भी मेरा एजुकेशन है लाइक 10th और 12th वो मैंने पटना से किया है। और उसके बाद मैं 2013 में दिल्ली आ गई थी और ग्रेजुएशन, डाइटिशियन और मास्टर सब मेरा दिल्ली से हुआ है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई अबू धाबी में और अभी मैं एज ए डाइटिशियन इन वीएलसीसी में काम कर रही हूँ। जी। सो डॉक्टर शालिनी, डाइटिशियन बनना क्या एक संयोग था या फिर आपका ये प्लान्ड था? ये ऐसे तो देखिए, अगर मैं बताने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरा आपका। तो ये एक संयोग तो नहीं था। जब मैं 12th की थी उसके बाद मुझे एमबीबीएस करना था। मैंने 3 बार एमबीबीएस का एग्ज़ाम दिया बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। 1 नंबर से 2 नंबर से ऐसा हो गया। फिर मुझे था क्योंकि मुझे हेल्थ सेक्टर में ही जाना है, अलाइड हेल्थ सेक्टर में ही जाना है। फिर मैंने तब जाके ग्रेजुएशन डाइटिशियन में करके और तब मेरा फिर ये डाइटिशियन का स्टार्ट हुआ करियर, क्योंकि मैं किसी और सेक्टर में नहीं जाना चाहती थी, मुझे हेल्थ ही चाहिए था। हेल्थ सेक्टर जी। तो ये डाइटिशियन का जो आपने स्टडी किया उसके लिए आपने किसी फ्रेंड या किसी से रिकमेंडेशन मिला था कि ये आपका चॉइस था? नहीं, किसी से रिकमेंडेशन नहीं मिला था मुझे, ये मेरा पर्सनल चॉइस था। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत लाइक हेल्थ कॉन्शियस थी मैं। तो बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ से लेके बहुत क्यूरियस रहती थी, हमेशा यूट्यूब पे देखना, गूगल पे देखना। तो फिर मैंने सोचा कि जब अगर मेरा एमबीबीएस नहीं हुआ है तो क्यों ना मैं एज ए डाइटिशियन ही करूं। तो इसलिए बहुत अच्छा आपने, आपकी सोच का मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसा आपने अपने पैशंस को ही आपने अपना प्रोफेशन बनाया। एक तरह से बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डाइटिशियन नहीं बनती है, एमबीबीएस जैसा आपने बताया कि आपको एमबीबीएस करने का प्लान था, ऐसा क्या कुछ और इसके अलावा एमबीबीएस या डाइटिशियन के अलावा आप कुछ और बनना चाहती थी? जी, जब मैं स्कूल्स में थी लाइक अपने 10th में 12th में थी तो पता नहीं क्यों एक मेरे दिमाग में हैंगओवर था कि मुझे सीए बनना है। क्योंकि मैं बहुत, जब लोग बोलते थे कि वो सीए है तो एक बहुत बड़ी सी बात लगती थी, ऐसा लगता था कि मुझे भी बनना है, मैं भी करूँगी। तो जो भी स्कूल्स में मेरे फ्रेंड लोग जो ऑटोग्राफ बुक्स होते हैं ना वो देते थे, तो उसमें मैं प्रोफेशन में अपना सीए लिखती थी। पर पता नहीं जब मैंने 12th पास आउट किया तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं थे, ज़्यादा नंबर लाइक साइंस में थे। तो फिर मैंने सोचा कि सीए तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैथ्स में कभी ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा। तो इसलिए चलिए, कोई बात नहीं डॉक्टर शालिनी, अगर आप सीए नहीं बन पाई तो क्या हुआ, आज आप जिस प्रोफेशन में हैं आप सीए के लिए कुछ ना कुछ आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। सीए कम्युनिटी अबू धाबी में एक सीए कम्युनिटी है जो भी बहुत एक्टिव है, उनके थ्रू कांटेक्ट में हम रह सकते हैं और उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी। शालिनी जी, अबू धाबी में आने का आपको मौका कैसे मिला? अबू धाबी में आने का मौका, देखिए मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ दुबई में पिछले 10 से 11 साल से रह रहे हैं। अरे वाह। तो मतलब उनको हमेशा से था, वो हमेशा बोलते थे, मेरी सिस्टर बोलती थी कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो एक बार तुम सारा अपना कर लो जो भी कोर्स एंड ऑल है, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस इंडिया में ले लो, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो ये सब बातें पहले की है, लाइक 2020 की है ये। मीनवाइल क्या हुआ कि मेरे ब्रदर हैं, उनके फ्रेंड और मेरे हस्बैंड, उनके फ्रेंड दोनों म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी उनकी। तो शादी का प्रपोज़ल आया,
तो फिर जब पता चला कि लड़का अबू धाबी में ही है, जी। तो मेरे फैमिली बहुत एक्साइटेड हुए। फिर सब कुछ अच्छी थी, सब कुछ अच्छा हुआ। फिर मेरी शादी 21 में हो गई जी। नवंबर में, और फिर मैं इधर आ गई अबू धाबी में। तो ये एक कोइंसिडेंस ही हुआ कि मैं चाहती थी आना, और फिर शादी भी यहीं हो गई। तो जी, तो आपका चॉइस और कॉन्फिडेंट दोनों एक तरह दोनों से हो मिल गया, गया जी। और उसके कारण से आप अबू धाबी पहुंच गए। जी। ये बहुत ही अच्छा हुआ डॉक्टर शालिनी, जैसे कहते हैं कि आपके मन में एक चाहत थी और उस चाहत को डेस्टिनी ने आपको मिला दिया, इस तरह से कहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा है। अबू धाबी आकर के बहुत ही जैसे आपको खुशी मिल रही है, उस तरह से बहुत सारे भारतीय हर साल यहाँ पर आते हैं और उनको भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जी। तो अभी तक जो भी समय आपने अबू धाबी में बिताया है, जी। अबू धाबी में रहते हुए आपको कैसा लगता है? अबू धाबी में रहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले भी मैं दुबई आई हूँ, 2-4 बार आई हूँ विजिट वीज़ा पे। इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, लाइक 1 मंथ पे, लाइक 45 दिन पे ऐसे आई हूँ। पर अभी मैं जब से रह रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के ट्रैफिक्स नियम, यहाँ की क्लीनिनेस, सब कुछ बहुत अच्छा है। और पर्सनली एज अ गर्ल मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर मैं रात के 12 बजे, रात के 1 बजे भी अगर निकल जाऊँ तो मैं इतना सेफ़ फील करूँगी, बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का सिक्योरिटी लेवल और सब कुछ यहाँ का बहुत अच्छा है। एक बार आप आके रहने लग जाएं तो आप खुद ही देखेंगे कि कितना अच्छा है यहाँ पे। चलिए, ये आपने कुछ सही बातें बताई जो कि अबू धाबी के लिए सच है। यहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं आपकी बातों से सहमत होंगे, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं। और जो भी इंडियन जो आना चाहते हैं वो खुद आके देख भी सकते हैं कि कितना अच्छा है। हाँ, ये चीजें हैं। जी जी। डॉक्टर शालिनी, आप वीएलसीसी में यहाँ पर अबू धाबी में काम करती हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को वीएलसीसी के बारे में कुछ बताएंगे? जी, देखिए, वीएलसीसी एक स्लिमिंग वेलनेस सेंटर है। यहाँ पे सिर्फ स्लिमिंग ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें लाइक ब्यूटी हैं, डरमैट्स हैं, लेज़र्स हैं, बहुत सारी चीज़ हैं। तो मैं जिसमें हूँ वो मैं एज अ डाइटिशियन हूँ, तो मैं स्लिमिंग डिपार्टमेंट में हूँ। तो स्लिमिंग में यहाँ पे लाइक कंटोरिंग के लिए, शेपिंग के लिए, या फिर अगर लाइक जैसे आपको ओवरऑल वेट लूज नहीं करना है, एक पर्टिकुलर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बेली फैट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिससे आप सिर्फ अपने बेली फैट पे फोकस करके सिर्फ बेली फैट को ही आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत अच्छा है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कैसे आप मतलब चूज करते हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप वीएलसीसी ज्वाइन कर लिए और आप जाके सारे सर्विसेज ले रहे हैं, बट स्टिल आप एक हेल्दी हैबिट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स मतलब वर्क नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से मेरे जितने लाइक क्लाइंट्स वीएलसीसी में भी आते हैं, मैं उनको भी यही बताती हूँ कि आप ये जो कर रहे हैं, यहाँ पे आपने पैसा लगाया है, ये अच्छा है, लेकिन इसके साथ एक डाइट भी आपको मेंटेन करना है। तो मैं इसके लिए वहाँ पे हूँ, एक डाइट बताने के लिए, एक हेल्दी डाइट देने के लिए। चलिए, ये भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। और जैसा आपने बताया, वीएलसीसी जो कि अबू धाबी, दुबई, पूरे यूएई में इसके ब्रांचेज हैं, तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं जी, सब कहीं भी इसके सर्विसेज को हम अवेल कर सकते हैं। हाँ। जी। तो डॉक्टर शालिनी, आप तकरीबन 4-5 महीने पहले अबू धाबी में आई और अभी तक आपने इतने जो भी समय आपने अबू धाबी में व्यतीत किया है जी, और उसके बेसिस पे क्या आप हमारे दर्शकों को, हमारे उन दर्शकों को जो यूएई आने वाले हैं या रिसेंटली आए हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा बताएंगे कि उन्हें यूएई आने समय किन किन खाने पीने से संबंधित किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, ध्यान रखने की बात कहें तो देखिए, यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको बहुत सारा लाइक वेरिएंट नहीं मिलेगा कि आप जैसे आप इंडिया में ये खाते थे आपको ये चाहिए, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे यहाँ पे इंडियन स्टोर्स भी हैं, अलादिल वगैरह हैं, तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगा। पर हाँ, ध्यान रखने की बात कहें तो यहाँ पे जो लाइक जंक फूड्स हैं, जो फास्ट फूड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एक बार इंडिया से आएंगे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि कभी ये ट्राई करें, कभी ये ट्राई करें। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मतलब बाहर का खा रहे हैं।
तो मेरे अकॉर्डिंग एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, मैं दर्शकों को यही सजेस्ट करूंगी कि वो ज़्यादा बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी चीज़, हर एक चीज़, मैंने पहले ही बताया कि इंडियन स्टोर से हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, मिलता है। आप कोई भी चीज़ खरीद के आप घर में बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चाउमीन की बात करें, नूडल्स की बात करें, तो नूडल्स जो हम बाहर खाते हैं और वही नूडल्स जो हम घर में बनाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो वही नूडल्स जो आप बहुत लोग होते हैं जो ओबेस होते हैं नूडल्स के लिए, उनको वीक में 3-4 दिन चाहिए ही चाहिए होता है, तो वो 3-4 दिन अगर आप बाहर खा रहे हैं तो आपके अंदर ओबेसिटी बढ़ेगी। वो आपको पता नहीं चलेगा, एक साथ नहीं दिखेगा, वो आपको टाइम के बाद पता चलेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या जंक फूड चाहिए, वो किसी को भी चाहिए होता है, एक टाइम के बाद हम लोग को भी लगता है चलो ठीक है बाहर चलते हैं कुछ खाते हैं, तो वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ मंथ, थ्राइस इन अ मंथ सही है। तो थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए। आप ऐसा रिसोर्स आप अपने घर में रखें कि जो भी आपको खाना है आप घर में बनाएं। जी। डॉक्टर शालिनी, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि जब हम इंडिया में रहते हैं और यूए में रहते हैं तो यहाँ के वाटर में थोड़ा सा डिफरेंस है जी। तो उसके कारण से भी कुछ हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आती हैं। तो उसके लिए आप क्या हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि क्या हमें कुछ अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए? हाँ, इट इज ट्रू कि वाटर बहुत डिफरेंस है, मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है वहाँ के और यहाँ के, क्योंकि ये पूरा एक समुद्री इलाका है। तो यहाँ पे जितने भी वाटर हैं उसमें सॉल्ट का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डीसैलिनेशन प्रोसेस करके तब वो एक प्योर वाटर, या फिर जो हमारे जो यूएई में जो टैप वाटर जो आता है ना, पता है वो टैप वाटर को भी हम पी सकते हैं, इतना प्योर ये लोग डीसैलिनेशन करके करते हैं, हम लोग इसको भी पी सकते हैं। लेकिन एक हमारा मेंटालिटी है कि नहीं टैप वाटर नहीं पीना। तो हाँ, ये सच है कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको विदिन अ मंथ आप ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि वाटर की वजह से या तो आपका हेयर फॉल हो रहा है, या हेयर ड्राई हो रहा है, या स्किन में ड्राइनेस हो रही है, या कॉन्स्टिपेशन समटाइम्स ये भी होता है। तो इस चीज़ को मैं कोप अप करने के लिए आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही हेल्दी रखें। सुबह सुबह आप जो वाटर है उसको थोड़ा बॉईल करके, थोड़ा वार्म वाटर आप लेमन के साथ लें, तो उससे जो भी ये कॉन्स्टिपेशन है अगर वाटर की वजह से हो रहा है तो वो नहीं होगा। और जब भी आप पानी पिए तो आप फ्रिज का पानी ना पिए, ठंडा पानी नहीं पिए, आप एक ल्यूक वाटर, एक वार्म वाटर पिए। उसकी वजह से अगर सच में अगर आपको वाटर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वो नहीं होगी। और बात रही हेयर्स की और स्किन्स की, तो आप हेयर्स के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप हेयर्स पे अनियन का जूस अप्लाई कर सकते हैं, ये अदरक का जूस अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बहुत ड्राई हो रहा है तो। और स्किन पे भी आप क्यूकम्बर का जूस अप्लाई कर सकते हैं, आप लेमन का जूस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है, ये सब चीज़ ऐसा है, तो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं अगर वाटर की वजह से आपको सच में प्रॉब्लम हो रही है तो। क्योंकि यहाँ के वाटर में क्लोरीन ज़्यादा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये सब होती है। और फिर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कि बहुत ही कॉस्मोजेनिक, बहुत अच्छे होते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं मॉइस्चराइजिंग के। हाँ, तो वो ड्राइनेस को कम करेगा। कंट्रोल करते हैं जी। डॉक्टर शालिनी, एक और समस्या जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की है वो है विटामिन डी डिफिशियंसी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज्यादातर एसी इन्वायरमेंट पे रहते हैं घर में भी, तो उसके कारण से ये बहुत ही एक कॉमन समस्या है जी। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इससे हम लोग कैसे ओवरकम हो सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताऊंगी कि विटामिन डी क्या होता है। तो विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन which our skins absorb from suns। तो जब हम लोग सन से एनर्जी लेते हैं तो वो एनर्जी, वो विटामिन होता है जो सन डायरेक्ट जो हम स्किन में लेते हैं। फिर हमारा जो स्किन है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है। तो जो विटामिन हमारे स्किन के अंदर जाता है, विटामिन डी एक्चुअली इट इज़ इन इनएक्टिव फॉर्म। टू मेक इट इन एक्टिव फॉर्म हमारा जो स्किन है वो सिंथेसाइज करता है। तो यही एक रीज़न है कि ये रिचेस्ट सोर्स है सनलाइट। बहुत ऐसे फूड्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे, जो आप खा सकते हैं, ले सकते हैं विटामिन डी के लिए, लेकिन जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो है सनलाइट।
तो इसका जो बेस्ट है ऑप्शन, आप एक पर्टिकुलर टाइम रख लें जो आपको एवरी 30 मिनट्स या एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू स्पेंड आउटसाइड, ईदर लाइक इन मॉर्निंग और इन इवनिंग। सो मॉर्निंग का टाइमिंग क्या होगा, तो मॉर्निंग टाइमिंग विल बी बिफोर 10 एंड आफ्टरनून टाइमिंग, इवनिंग टाइमिंग विल बी आफ्टर 5, लाइक आफ्टर 5 टू अप टू 7, और जब तक सनसेट नहीं होता है। तो क्योंकि आपको ये बाहर से ही मिलेगा, ये सनलाइट से ही आपको ये वाला डिफिशियंसी खत्म होगा, मतलब सनलाइट का, विटामिन डी का। तो आपको अब आपके ऊपर है कि आप वो 20 मिनट कैसे करते हैं। आप एक या तो वॉकिंग कर लें, या फिर आप थोड़ा जॉगिंग कर लें, या फिर आप साइकिलिंग कर लें, या फिर आप जाके वॉलीबॉल खेल लें, फुटबॉल खेल लें, या फिर आप बीच में जाके लाइक वॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये आपको करना है। और बहुत सारे दर्शक हैं जो जिनको लाइक धूप से प्रॉब्लम है, धूप से एलर्जी है, तो वो SPF 50 का सनस्क्रीन अप्लाई करके जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो UV हार्मफुल रेज है तो वो भी नहीं लाइक वो कम हो जाएगा। जी जी, तो ये है। धन्यवाद डॉक्टर शालिनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसा डॉक्टर शालिनी ने बताया कि अगर विटामिन डी डिफिशियंसी से हमको अगर उसको इम्प्रूव करना है कुछ ऐसा, तो जैसा इन्होंने बताया कि 20 to 30 मिनट्स आउटडोर एक्टिविटीज के लिए निकालना है, कैसे भी करके हो, अपना जो भी अपना बिजी समय हो, बट डेली 20 to 30 मिनट्स हमें आउटडोर एक्टिविटीज करना है, जैसे जी। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, जो भी लोग यहाँ पे 35 अबव हैं, 40 अबव हैं, उनको हर 3 महीने पे अपना विटामिन डी चेक कराना है, क्योंकि वो हम नॉर्मली हम नहीं पता कर सकते हैं कि हमारा कम है। व्हेन वी विल गो फॉर अ टेस्ट तो पता चलेगा कि लेवल कैसा है। तो वो हम लाइक 50 to 125 N/mol/L होता है। तो ये आपको चेक कराने, क्योंकि 40s के बाद जो डिफिशियंसी होती है ना, जैसे हम लोग के एज में अगर डिफिशियंसी होगी तो वी कैन कोप अप, हम लोग इजीली कोप अप कर सकते हैं। पर जो 40s के बाद होती है तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैल्शियम से भी रिलेटेड होता है, बोन हेल्थ से, सेल्स ग्रोथ से, इवन डायबिटीज से, इवन कार्डियोवास्कुलर हार्ट से। तो इस वजह से उनको हर तीसरे मंथ पे विटामिन डी का जांच कराना चाहिए। यहाँ पे रह रहे बिना जांच किए हुए डॉक्टर शालिनी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको हम देख करके भी समझ सकते हैं? हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। लाइक आप जब आप चलेंगे तो आपको पैरों में थकान होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हड्डियों में लाइक जान नहीं है। जो कैल्शियम, क्योंकि जो विटामिन डी है ना, वो कैल्शियम को सिंथेसाइज करता है, और कैल्शियम समहाउ एंड समवेयर बोन्स से रिलेटेड है। तो आपको बहुत लाइक एक वीकनेस सा होगा, आप एकदम से उठने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, चलने में थोड़ा, बहुत ज्यादा लेवल हाई हो जाएगा तब, लाइक 125 से ऊपर हो जाएगा तब, ऐसा है। जी डॉक्टर शालिनी, चलिए इस बात का हम भी ध्यान रखेंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हमें भी विटामिन डी की कमी है कि नहीं। आपने जैसा बताया कि हम लोगों को एज ए डाइटिशियन और एज ए नॉर्मल कॉमन पर्सन भी हम लोग को एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहिए अपने। जी। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि हमारा एक हेल्दी डाइट मेंटेन हो सके? जी, तो देखिए, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट क्या होता है कि some amount of carbs, some amount of fat, some amount of protein, everything like essential micronutrients, essential macronutrients, सब कुछ चाहिए एक बॉडी को। तो वो एक कैसे होगा, देखिए जनरली मेरे एज में, आपके एज में, हम लोगों को एक दिन में 1800 से 2000 कैलोरी चाहिए। 1800 ले लीजिए, अप्रॉक्स 1800। तो ये 1800 कैलोरी कैसे होगा, तो ये 1800 कैलोरी है तो हम मान लीजिए कि 3 टाइम मील ले रहे हैं, लाइक हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा लंच हो गया और हमारा डिनर हो गया। तो ऐसा नहीं करना है कि हम ऐसा कुछ खा ले कि 1000 कैलोरी का सुबह ही हो गया। तो ये 1800 को हमको 6 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, तो एक प्लेट पे डिपेंड करता है। इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन योर प्लेट एंड ऑन योर पोर्शन, व्हाट पोर्शन यू आर ईटिंग।
लाइक अगर चावल ही खाना है या रोटी ही खाना है तो ऐसा नहीं कि 4 रोटी खा लिए, ऐसा नहीं कि भर के चावल खा लिए। आप इतना चावल खा सकते हो, आप 2 रोटी खा सकते हो, आप कोई भी वेजिटेबल्स खा सकते हो, पर इट टोटली डिपेंड्स कि हाउ मच ऑयल यू आर एडिंग टू इट, हाउ मच स्पाइसेस यू आर एडिंग टू इट। तो आप घर में, मैं ये बताऊंगी कि आप घर में कोई भी खाना खाएं, उसमें ना ज़्यादा तेल डालें, ना ज़्यादा स्पाइसेस डालें, और कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हेल्दी खा सकते हैं। अगर आप रोटी में कंफर्टेबल हैं तो आप तीनों टाइम रोटी खा सकते हैं। अगर आप राइस में कंफर्टेबल हैं तो राइस का एक चीज़ ध्यान रखें कि रात में कभी भी राइस ना खाएं, आप राइस को लंच में ही खाएं, और फ्रूट्स जरूर खाएं, सैलड्स जरूर खाएं, और हाइड्रेटेड रहें। दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पिएं, और अपने दिन का शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी से जरूर करें। तो ये एक लाइक बेसिक है जो हर एक एज ग्रुप को करना चाहिए। बाकी तो ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जी जी। डॉक्टर शालिनी, आपने बताया कि हमको अपना खाने का पोर्शन को कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए कुछ इजी मीडियम है जिससे कि हम लोग समझ सके कि हाँ हमको इतना खाना चाहिए? हाँ है, जैसे मान लीजिए कि ये कप की अगर बात करें तो इस कप को आधा ले लीजिए। इस कप का आधा आपको दाल खाना है, इसी कप का आधा आपको राइस खाना है, इसी कप का आधा आपको वेजिटेबल्स खाना है। तो घर में एक कटोरी आप रखें, सबके लिए अलग होना चाहिए। वो कटोरी आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चे के लिए, तो उसी कटोरी में खाना है। इससे कम नहीं खाना है आपको, इससे ज्यादा नहीं। लाइक एक नॉर्मल कटोरी, ना ये छोटा है ना ये बड़ा है, दिस इज मीडियम। तो इसमें आप खाएं। हाँ, तो ये नहीं कि आप चावल बहुत सारा खा रहे हैं तो आपने दाल कम खाया, नहीं, चावल भी आपको उतना ही खाना है, दाल भी, ताकि आपको कार्ब्स भी मिले और आपको प्रोटीन्स भी मिले। जी चलिए, तो ये आपने एक अच्छा मेजरमेंट का एग्जांपल दिया है। आशा करता हूँ हमारे दर्शक इसको फॉलो करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा इसको फॉलो करने के लिए। जी डॉक्टर शालिनी, एक और महत्वपूर्ण समस्या जो कि यूएई में देखने को मिलती है, और वो है डायबिटीज की समस्या। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की शिकायत है, और जैसा कि मैंने सुना है और पढ़ा है कि डायबिटीज का इलाज तो असंभव है ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और अपने खान पान में किस तरह की बातों का ध्यान करना चाहिए? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे लिए, मैं बहुत ही ज़्यादा इससे पर्सनली जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि खुद के मेरे पापा को भी डायबिटीज़ है, और मैं इंडिया में 2 साल तक एक डायबिटिक सेंटर में भी काम की हूँ। तो डायबिटिक के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत टाइम तक भूखा नहीं रहना है। अगर आप बहुत टाइम तक भूखा रहेंगे तो इंसुलिन बॉडी में नहीं बनेगा, और एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन योर पोर्शन, कितना आप खा रहे हो। अगर आपको मेंटली अगर लगता है कि आप 1 रोटी पर सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम में 1 रोटी ही खाना चाहिए, ऐसा है। और जो स्पेशली अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं, तो सुबह में एम्प्टी स्टोमक में आपको बीटर गॉर्ड, करेले का, कद्दू का, बॉटल गॉर्ड का, और फिर उसमें एक छोटा टमाटर ऐड कर लें, एक छोटा खीरा ऐड कर लें, ये सबको स्विच करके एक जूस बनाएं और आप एम्प्टी स्टोमक में पिए। ये कोई भी पी सकता है, ये मैं भी पी सकती हूँ, ये आप भी पी सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली अगर डायबिटिक पेशेंट की बात करूँ तो ये उनको हर एक दिन पीना चाहिए, हर एक दिन। और अगर आप हर एक दिन नहीं पी सकते हैं तो फिर आपने क्या किया, जो फेनुग्रीक होता है, मेथी जो होता है, मेथी को आपने पानी में सोक कर दिया ओवरनाइट, और सुबह उठ के उसको पी लिया, उसको खाया, उसके सीड्स को और पानी को भी पी लिया आपने। तो आप एक दिन एक जूस ले लिए और एक दिन आपने वो कर लिया। तो ये आपको आपका दिन का शुरुआत उससे करना है। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट में है, तो ब्रेकफास्ट में आप कोई भी कार्ब नहीं लें। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आप ब्रेकफास्ट में नहीं लें, इवन प्रोटीन भी नहीं लें और फैट भी नहीं लें। तो आप क्या लें, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इस तरह के, जैसे फ्रूट्स आप खा लिए, फ्रूट्स खाएं। तो फ्रूट्स में आपका एक एप्पल हो गया, एक ऑरेंज हो गया, एक गुआवा हो गया, एक क्यूकम्बर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, एक कीवी ऐड कर सकते हैं, पपाया हो गया। तो ये हो गया एक प्लेट ऑफ फ्रूट। लाइक अगर आप 50s प्लस हैं तो आप 700 ग्राम फ्रूट एक बार में खा सकते हैं सुबह। उसके बाद आप क्या किए कि आपने ब्रेकफास्ट में कोई कार्ब नहीं लिया, फिर आप डायरेक्ट स्विच कर दीजिए लंच में। तो लंच में आप 1 रोटी, 2 रोटी खा लिए, दाल खा लिए, कुछ उबली हुई सब्जी खा लिए,
फिर रात की बात है तो रात में भी आपको 1 या 2 रोटी खाना है, कोई सब्जी खा ली, इस तरह से मतलब जितना हल्का आप खा सकते हैं, लाइक फॉर द सर्वाइवल ओनली। और ये चीज ध्यान रखना है कि जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा हो, मैग्नीशियम ज्यादा हो, पोटेशियम ज्यादा हो, जैसे ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, वो सब चीज आपको ज्यादा खाना है जी। और साथ में एक्सरसाइज तो आप सब लोग को पता है, वॉकिंग और एक्सरसाइज का तो कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको करना ही करना है। इवन आपको मॉर्निंग मतलब एवरी डे यू शुड हैव टू गिव लाइक 1 आवर फॉर योर बॉडी। तो यू हैव लाइक अगर आप चाहें तो 30 मिनट्स मॉर्निंग कर ले, 30 मिनट्स, अगर आप 1 आवर से ज्यादा कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सालनी, एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है ये भी कि जो लोग हम लोग नॉर्मली ब्रेकफास्ट जो है समय पे टाइम पे नहीं लेते हैं, या मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी हाउसवाइफ हैं या जो भी वो ब्रेकफास्ट बहुत लेट लेती हैं जी। इनसे क्या कुछ हेल्थ पे असर पड़ता है? जी, तो मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारा जो बैड हेल्थ होता है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है हमारे बैड हेल्थ पे, ब्रेकफास्ट को स्किप करना। वी शुड नेवर स्किप आवर ब्रेकफास्ट। इधर आप हाउसवाइफ हैं, इधर आप ऑफिस गोइंग हैं, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप घर में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट लेना ही लेना है, आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर हाउसवाइफ्स हैं तो जनरली उनको होता है कि पूजा करना है उनको एंड ऑल, तो वो फ्रूट्स खा सकते हैं। अगर आप नमक नहीं खाएं तो आप कुछ एप्पल खा लिए, एक कुछ और खा लिए, पियर्स खा लिए, आप फ्रूट्स खा के फिर तब आप पूजा करें। ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप किसी को भी, इवन बच्चों को भी नहीं और बूढ़ों को भी नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने का सही समय क्या है? सही समय है आप जब उठ रहे हैं उसके 1.5 घंटे तक आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हो गया तो 2 घंटा, 2 घंटा से ज्यादा स्किप नहीं होना चाहिए। तो वही सब धीरे धीरे एसिडिटी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, हर्ट बर्न, ये सब होती है जी। नहीं जी। आपने बहुत सही बात बताई है। तो हमारे दर्शक जो भी दर्शक सुन रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट हमको विद इन 2 आवर्स जी हमको करना है। सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर कोशिश करें तो 1 घंटा 1.5 घंटा में ब्रेकफास्ट कर लें जी, ताकि हमारा एक हेल्दी डाइट उसके वजह से भी मेंटेन हो सके जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शालिनी, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप वीएलसीसी में काम कर रही हैं और जैसा वीएलसीसी का सर्विसेज है उससे हमारे दर्शक और मैं भी अवेल करना चाहूंगा, तो आपके रिकमेंडेशन से कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को क्या कुछ ऐसा स्पेशल डिस्काउंट या कुछ ऐसा चीजें मिल सकता है? देखिए वैसे तो हम लोग स्टाफ्स हैं तो स्टाफ्स को 50% डिस्काउंट है, पर मैं 50% अपने लाइक जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ, जो मेरे थ्रू आ रहे हैं, 50% तो नहीं, पर मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि 20 to 30% डिस्काउंट उनको मिले। और हर एक चीज़ में लाइक ऐसा नहीं है कि मैं स्लिमिंग में हूँ तो स्लिमिंग के लिए, आप ब्यूटी के लिए, आप डरमैट के लिए, आप लेज़र के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप कभी भी वेलकम है, आप आए। मैं 100% अपना जो कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शालिनी। तो दर्शकों, जैसा डॉक्टर शालिनी ने बताया है कि आप 20 से 30% तक वीएलसीसी के सर्विसेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। उसके लिए आपको मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर शालिनी का कॉन्टैक्ट नंबर और वीएलसीसी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहेगा, जहां पर आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप कोट कर सकते हैं और जो भी डिस्काउंट डॉक्टर शालिनी ने बताया है उसको अवेल कर सकते हैं जी। तो धन्यवाद डॉक्टर शालिनी, मौज एनआरआई टॉक शो में शामिल होने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। मैं आशा करता हूं कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ, नहीं कहूँगा कुछ ज़्यादा ही लाभ उनको मिलेगा और वे अपने दिनचर्या में अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ सुधार जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, यहाँ पे बुलाया, दर्शकों के साथ बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आशा करते हैं फिर हम कभी बैठे किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जरूर जरूर जी। धन्यवाद दर्शकों, आशा करता हूं कि डॉक्टर शालिनी द्वारा दी हुई जानकारियों से आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त होगा और अपने लाइफस्टाइल में कुछ न कुछ सुधार कर पाएंगे। आप इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद इस शो पे बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मैं जितेंद्र कुमार इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलेंगे
मौज एनआरआई टॉक शो के अगले एपिसोड में किसी और अप्रवासी भारतीय से और बातें करेंगे किसी एक नए विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद।